पार्ट 2 का दूसरा मुख्य बिंदु है, दूसरा मेन पॉइंट है, विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। इनके मुख्य कार्य हैं, इन पोषकों के हमारे शरीर में मुख्य 3 कार्य हैं। एक तो शरीर को ऊर्जा देना, दूसरा शरीर की वृद्धि करना और तीसरा शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करना। ये 3 मुख्य कार्य हमें विभिन्न पोषकों से प्राप्त होते हैं। तो अब हमें देखेंगे वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनसे हमें ये 3 मुख्य कार्य हमें प्रदान करते हैं। जैसे पहला है हमारा ऊर्जा देने वाला भोजन। तो वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें ऊर्जा देते हैं। ये एनर्जी गिविंग फूड, ये 2 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट। मीन्स कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये 2 ऐसे मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है। मीन्स इनका शरीर में कार्य सिर्फ ऊर्जा देना है। ये हमें हर काम करने की, चलने फिरने, दौड़ने, खाने, हंसने, बोलने, पढ़ाई करने, सोने, सबकी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इनको खाने से मतलब कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन और वसा युक्त भोजन खाने से हमें सिर्फ ऊर्जा मिलती है, या ये ऊर्जा बहुत सारे कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करती है, ये ऊर्जा। ठीक है। दूसरा है हमारा शरीर वर्धक भोजन। वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं या शरीर को स्वस्थ रखते हैं, ऐसे भोजन जिनसे हमें मिलता है उनमें होता है प्रोटीन। मीन्स प्रोटीन युक्त भोजन से हमारे शरीर की वृद्धि होती है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। तो प्रोटीन वो न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे शरीर की वृद्धि करता है या हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। ठीक है। तीसरा है रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाला भोजन। रोगों से सुरक्षा प्रदान करने के 2 इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन और खनिज लवण, विटामिन एंड मिनरल्स। ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से कार्यों के आधार पर हमने इन न्यूट्रिएंट्स को 3 मुख्य कार्य में बांटा है। ऊर्जा देने वाला, और ऊर्जा देने वाले न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं इन्हें। शरीर वर्धक, शरीर को वृद्धि करने वाले या स्वस्थ रखने वाले, इन्हें हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, जो प्रोटीन कहलाता है। और रोगों से सुरक्षा प्रदान करने वाला, जिन्हें हम इंग्लिश में प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, ये होते हैं विटामिन और खनिज लवण। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कौन कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे हमें ऊर्जा मिलती है, जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है और जिनसे हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान होती है। अब देखो कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट किन किन से मिलता है हमें। हमने देखा था कि सारे अनाज, जिनमें गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, अनाज जितने भी हैं उनसे हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट। उसके अलावा आलू, चावल, गन्ना, इनसे गुड़, इनसे भी हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और इनके कुछ जंतुओं से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये तो हमने पढ़े पौधों से, जंतुओं से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जैसे कि मांस, मछली जो खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनको मांस और मछली से भी कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ठीक है। ऐसे ही वसा या फैट, वसा और फैट हमें पौधों से भी मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है। पौधों से हमें मिलता है मूंगफली, तिल, सरसों, जो तेल के रूप में हमें मिलता है। सरसों, मूंगफली, खोपरा या नारियल, तिल, सरसों, बादाम का तेल भी निकलता है, तो बादाम से भी हमें वसा या फैट मिलता है। अब जंतुओं से हमें वसा मिलता है, घी, मक्खन और पनीर, इनसे भी हमें वसा मिलता है। और मांस, मछली, अंडे से भी हमें वसा मिलता है। ठीक है ना। इसी तरह से प्रोटीन भी हमें दोनों से मिलता है, पौधों से भी मिलता है और जंतुओं से भी मिलता है। पौधों से तो हमें प्रोटीन, सभी दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, मूंग, मोठ, चना और सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। और जो जंतुओं से हमें प्रोटीन मिलता है वही दूध में, अंडे में, मांस में, मछली में, इनमें भी प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो जंतुओं से भी प्रोटीन मिलता है और पौधों से भी प्रोटीन मिलता है। फिर विटामिन और खनिज लवण, विटामिन और खनिज लवण या दोनों के लिए आप एक ही स्रोत याद रख लो,
जो है दूध, ताजे फल और हरी सब्जियां। ये 3 इम्पोर्टेंट हैं इन दोनों के लिए। आपको दूध में प्रचुर मात्रा में, बहुत अधिक अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। अच्छा, दूध में विटामिन सी नहीं होता, विटामिन ए, बी और डी होता है, लेकिन विटामिन सी नहीं होता है, ठीक है। और बाकी सब सारा होता है। दूध तो एज ए कंप्लीट फूड, मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड हम पढ़ते हैं। दूध से हमें कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है, फैट भी मिलता है, प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलते हैं और खनिज लवण भी मिलता है। तो दूध तो आप सभी में लिख सकते हो। यदि आपको कोई एग्जाम्पल याद ना आए तो मिल्क तो आपको सभी में ही लिख देना है। सिर्फ दूध के लिए 2 बातें याद रखनी है, दूध में विटामिन सी नहीं होता और दूध में डाइटरी फाइबर्स नहीं होते हैं, वृक्षांश नहीं होते हैं, आहारी रेशे नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो विटामिन और खनिज लवण हमें दूध, ताजे फल और हरी सब्जियां, ये याद रख लो इनके लिए। बस ये 3 एग्जाम्पल्स भी आप लिख दोगे एग्ज़ाम में तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, दूध, ताजे फल और हरी सब्जियां। इनके अलावा हमने 2 और भोजन के आवश्यक घटक पढ़े थे, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे। वो थे, एक तो रफेज, वृक्षांश, इसको हम इंग्लिश में रफेज भी कहते हैं, या आहारी रेशे या डाइटरी फाइबर, और दूसरा हमने पढ़ा था जल, जिसे हम वाटर कहते हैं। तो क्या ये हमें एनर्जी नहीं देते? क्या इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती? क्या इनसे हमें शरीर की वृद्धि नहीं होती है? और क्या ये हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान नहीं करते हैं? इनसे हमें ये तीनों ही चीज़ नहीं मिलती है। ना तो इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, न ये हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं या शरीर को स्वस्थ रखते हैं, दूसरा न ही ये रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो फिर इनका कार्य क्या है? ये दोनों का हमारे शरीर में क्या कार्य है? यदि ये 3 मेन कार्य ही ये नहीं करते हैं तो फिर ये क्या करते हैं? इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इन तीनों कार्यों को छोड़कर जो भी ये कार्य करते हैं उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे शरीर में। ये वृक्षांश और रफेज क्या होते हैं? खाद्य पदार्थों में उपस्थित रेशे, एक तरह के रेशे होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्थित होते हैं। इनका क्या कार्य होता है? ये जो रेशे होते हैं ये न तो हमें ऊर्जा देते हैं, न हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं और न ही रोगों से लड़ने की क्षमता रखते हैं। तो इनका क्या कार्य होता है? इनका 2 इम्पोर्टेंट फंक्शन है। अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। ये क्या करते हैं? हमारे शरीर में जो 2 प्रकार का भोजन हो जाता है पेट में जाकर के, एक तो जो पच जाता है और एक जो बिना पचा हुआ रहता है। जो भोजन पच जाता है उसको तो जल अवशोषित करके और हमारे शरीर के दूसरे भागों में भेज देता है और वो रक्त की सहायता से या ब्लड की सहायता से हमारे पूरे शरीर में हर एक कोशिका, हर एक सेल तक पहुंच जाता है पचित भोजन, जो पचा हुआ भोजन है वो। लेकिन जो अपचित भोजन है उसका क्या होता है? अपचित भोजन हमारे स्टमक से, पेट से आगे बढ़ता हुआ हमारी छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से बड़ी आंत में, और बड़ी आंत में जाने के बाद वो वहाँ से बाहर निकल जाता है। उस अपचित भोजन को शरीर में आगे बढ़ाने का काम इन वृक्षांश का या रफेज का होता है, क्योंकि ये जो अपचित भोजन होता है वो हमारी आंतों में, उनकी दीवारों में चिपक जाता है। जो अनाज हम खा रहे हैं, जो मैदा हम खा रहे हैं, जो आटा हम खा रहे हैं, वो मैदा हमारे शरीर की आंतों में जाकर के चिपक जाता है। जैसे ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है और इन स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि आपस में गुथी हुई है और ये बड़ी इंटेस्टाइन है, तो यहाँ पर इनकी दीवारों में ये जो अपचित भोजन है वो जाके चिपक जाता है। लेकिन जब ये वृक्षांश होते हैं
ये वृक्षांश, ये रफेज क्या करते हैं, एक झाड़ू की तरह काम करते हैं। इनका काम एक झाड़ू की तरह है। और अगला जो हमारा जल आएगा, जो पानी है, उस पानी के साथ झाड़ू निकालते हुए ये समझ लो आप कि इनको बहाते हुए जो अपचित भोजन है इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए उसे शरीर से बाहर निकालने में मदद करते हैं। ये इनका सबसे इम्पोर्टेंट, और यदि आप याद रखो तो बस इसे ही याद रख लो कि अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने का काम होता है। एक ही इम्पोर्टेंट काम है उनका कि अपचित भोजन को शरीर से बाहर एक झाड़ू निकालते हुए जिस तरह हम कचरे को ले जाते हैं, उसी तरीके से ये अपचित भोजन को हमारी आंतों से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ठीक है, कब्जी ना होने देना। यदि आप वृक्षांश ना हो तो ये जो अपचित भोजन है ये आगे नहीं बढ़ेगा, और आगे नहीं बढ़ेगा तो हमारे शरीर की आंतों में, पेट में चिपक जाएगा और फिर वो वहाँ सड़ने लगेगा, और सड़ने लगेगा तो वहाँ पर टॉक्सिन या जहर बन जाएगा, जिससे हमें बीमारी हो सकती है या हम बीमार हो सकते हैं। तो इसी तरह से, और यदि वो भोजन, अपचित भोजन हमारे शरीर में चिपक गया तो सबसे पहले तो हमें कब्ज हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो एक्सक्रीटा है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो हमें कब्जी हो जाएगी। कब्जी होने के बाद फिर हम बीमार हो जाएंगे, इसलिए हमें ये कब्जी होने से भी रोकता है। इट हेल्प्स टू एक्सक्रीट अनडाइजेस्टेड फूड, ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्जी या कब्जी मीन्स कॉन्स्टिपेशन। इट हेल्प्स टू प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को भी रोकता है। ठीक है, अब इसके स्रोत क्या हैं? हमें रफेज या वृक्षांश किन खाद्य पदार्थों से मिलता है? तो ये हमें मिलता है अनाज से, अनाज जो भी साबुत हो, ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूँ, इन सब से हमें रफेज मिलता है। साबुत मूंग, मोठ से, जो साबुत दालें होती हैं, मूंग, मोठ, उड़द, ये साबुत दालों से, और आलू से, ताज़े फलों से और सब्जियों में, इन सब में रफेज होता है। रफेज सिर्फ दूध में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। बाकी आप ये सब लिख सकते हो जिनमें रफेज या वृक्षांश होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया इनको कि आपको इनका मुख्य कार्य क्या है? भोजन को, अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। अब हम देखेंगे जल। जल हमारा 7वें नंबर का आवश्यक घटक है, कंपोनेंट है हमारे फूड का, कि जल हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। जल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। सबसे पहले हम क्रियाकलाप 3 करेंगे, एक्टिविटी 3 करेंगे कि जल जो है वो हमारी सब्जियों में, फलों में उपस्थित रहता है। ये हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक तो हम जल ऊपर से पीते हैं, हमारे शरीर में जल की कमी को पूरा करने के लिए हम ऊपर से पीते हैं। उसके अलावा हम दूध लेते हैं, चाय पीते हैं, दही खाते हैं, छाछ पीते हैं, लस्सी पीते हैं, अमरस पीते हैं, और भी दूसरे फ्रूट जूसेस पीते हैं हम, दूसरे फलों का रस पीते हैं। उनसे हमें जल प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाता है, हमारे शरीर को मिल जाता है। इसकी तरह हम फल खाते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, ककड़ी, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी होता है, जल होता है, उनसे भी हमें जल अच्छी तरह हमारे शरीर को मिल जाता है। लेकिन सब्जियों में जल होता है, ये हमें कैसे पता चले? या फिर फ्रूट्स में जल होता है, उसके लिए आपको क्या करना है? नींबू, टमाटर या फल या कोई सब्जी लो और उन्हें आप काटो। आप देखोगे आपके हाथ गीले हो जाएंगे। जब आपके हाथ गीले हो जाएं तो समझ जाना कि इस फ्रूट में, इस सब्जी में जल उपस्थित है। ये आपकी क्रियाकलाप 3 है या एक्टिविटी 3 आपको करने को दी हुई है, जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्टिविटी है। आपको कुछ नहीं करना है, यदि आपको देखना है कि इसमें जल है कि नहीं है तो उसे काटना है, और काटने पर आप हाथ लगाओगे, यदि आपके हाथों में गीलापन महसूस हो तो समझ जाना कि उसमें जल है। तो जल का क्या कार्य है हमारे शरीर में? जल या वाटर हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? देखो, इसके 2-3 इम्पोर्टेंट कार्य है। इसके 3 इम्पोर्टेंट कार्य हैं। पहला कार्य तो क्या है कि ये हमारे जो पचित भोजन है, पचित भोजन मीन्स जो पच चुका है, उस भोजन का अवशोषण करना, उस भोजन का अवशोषण करता है, उसे अवशोषित करता है। ठीक है,
जो भी भोजन हमारे स्टमक में, हमारे पेट में पच गया है, आंतों में उसका पूरी तरह से डाइजेशन हो गया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में या छोटी आंत में हमारे फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, मीन्स हमारा भोजन पूरी तरह से पच जाता है। वहाँ से पचित भोजन को पानी के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और ये पानी जाकर के ब्लड में या रक्त में मिलता है और रक्त से वो पूरे शरीर में पहुंचा दिया जाता है। पूरे शरीर की हर कोशिका में ये पचित भोजन को पहुंचा दिया जाता है। तो इस पचित भोजन का अवशोषण करने में इस जल का मुख्य रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है या मुख्य कार्य है। ठीक है, दूसरा इसका कार्य क्या है? दूसरी जगहों से, दूसरे भागों से जो भी हानिकारक पदार्थ हैं उनको लेकर आना और शरीर से बाहर निकालना। तो हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का काम किसका है? जल का है। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, जो हम यूरिन के रूप में निकालते हैं, यूरिन मीन्स मूत्र के रूप से शरीर से बाहर निकालते हैं। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, यदि ये हानिकारक शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तो शरीर के अंदर वहाँ पॉइजन बन जाएगा, टॉक्सिन हो जाएगा, वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे शरीर को बीमार कर देंगे। ठीक है, और तीसरा इसका मुख्य कार्य है ताप नियंत्रण का। हमारे शरीर का ताप फिक्स होता है, जैसे हमारे शरीर का 37 डिग्री सेल्सियस ताप होता है। यदि 37 डिग्री से ज़्यादा ताप हमारे शरीर का हो जाता है तो हमें बहुत गर्मी और पसीना आने लग जाता है और बुखार, यदि और ताप बढ़ेगा तो बुखार हो जाता है ना, और यदि ताप कम हो जाता है तो हमें ठंड महसूस होती है। तो उस ताप को नियंत्रण करने का कार्य किसका है? जल का है। ये जल जो है वो हमारे शरीर के ताप को न तो बढ़ने देता है और न ही कम होने देता है। तो शरीर का मुख्य कार्य, ये जल के 3 मुख्य कार्य हैं: पचित भोजन को अवशोषित करना और उन्हें हर कोशिका तक पहुंचाना, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना यूरिन के रूप में, जिसमें कई हानिकारक पदार्थ यूरिया, यूरिक एसिड और एक्स्ट्रा सॉल्ट, नमक और पसीना, वो सब हमारे शरीर से जल के माध्यम से ही बाहर निकलता है। और तीसरा ताप नियंत्रण। तो ये हमने देखे इनके कार्य। दूसरा हमारा जो पॉइंट था, पोषक हमारे शरीर के लिए क्या कार्य करते हैं, तो हमने कार्बोहाइड्रेट का देखा, वो हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन का देखा, वो हमें हमारी बॉडी बिल्डिंग होते हैं, वो शरीर की वृद्धि करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं। वसा में हमने देखा कि वो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, वो भी ऊर्जा प्रदान करते हैं। अच्छा, वसा भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं और कार्बोहाइड्रेट भी हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो दोनों के कार्य में क्या अंतर है? वसा भी हमें ऊर्जा दे रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी हमें ऊर्जा दे रहे हैं। तो देखो, जैसे हमने 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया, मान लो हमारे शरीर में 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गया और 10 ग्राम ही वसा गया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 10 ग्राम वसा है वो इस 10 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा ऊर्जा देते हैं। वसा हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा और तुरंत ऊर्जा देते हैं। इसलिए वसा का कार्य कब शुरू होता है? जब कार्बोहाइड्रेट का कार्य खत्म हो जाता है। हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट तो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं, और यदि हमने कार्बोहाइड्रेट जितना भी खाया, मान लो आज के दिन में मैंने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया और 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट को मैंने आज में ही पचा लिया, तब वसा का कार्य शुरू हो जाता है। तब वसा को लगता है कि अब इसको एनर्जी की आवश्यकता है, क्योंकि इसके शरीर का कार्बोहाइड्रेट खत्म हो चुका है। तब वसा अपना कार्य शुरू करता है और हमें ऊर्जा देना शुरू कर देता है। अब यदि मान लो ऐसी कोई कंडीशन ही ना आए कि कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए, हम कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हैं और वसा को अपना ऊर्जा देने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, उस कंडीशन में वसा क्या करेगा? उस कंडीशन में वसा हमारे शरीर के स्किन के नीचे, हमारी त्वचा के नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये हमारे शरीर में इकट्ठा होता चला जाता है, क्योंकि वसा अपना कार्य कर ही नहीं रहा है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से ही हमें पूरी ऊर्जा मिलती जा रही है। हमने रोटी खाई, कचौरी खाई, समोसे खाए और बहुत सारी चीज़ें हम खाते ही जा रहे हैं, चावल खाते ही जा रहे हैं, तो वसा अपना काम कर ही नहीं पा रहा है। तो वसा हमारे शरीर में
इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जबकि ये दूसरे जो वो शरीर में इकट्ठे नहीं होते हैं, केवल वसा ही हमारे शरीर में इकट्ठा होता है और ये हमारे शरीर की त्वचा में नीचे, त्वचा के नीचे इकट्ठा होता चला जाता है और एक समय ऐसा हो जाता है कि हम मोटे हो जाते हैं। और जब हम मोटे हो जाते हैं इसे कहते हैं मोटापा। ये एक बीमारी है, मोटापा भी एक बीमारी है जिसे इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा या थुलथुलापन, जिसमें हमें कोई एनर्जी नहीं मिलती है। वो इकट्ठा हुआ वसा जो हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हो रहा है वो हमें ऊर्जा नहीं देता है, वो हमारे शरीर में बीमारी कर देता है। एक मोटापा नाम की बीमारी हो जाती है, इसे हम ओबेसिटी कहते हैं। इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती बल्कि और हमारे शरीर में काम करने, चलने फिरने की स्फूर्ति कम हो जाती है। तो ओबेसिटी भी एक बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? वसा के इकट्ठा होने की वजह से होती है। तो वसा को आप यदि लो तो कम ही मात्रा में लो, यदि आप कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में ले रहे हैं तो वसा आप कम लो, क्योंकि वसा का रोल इसके ख़त्म हो जाने के बाद शुरू होता है। और उससे यदि ये ख़त्म नहीं होता हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, तो फिर ये हमारे शरीर में ये इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको इन पोषक तत्वों के सभी के कार्य समझ में आ गए होंगे। अब डाइटरी फाइबर्स या रुक्षांश आहारी रेशों का हमने कार्य क्या देखा कि अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालना। फिर हमने जल का कार्य देखा कि पचित भोजन का अवशोषण करना, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना और शरीर के ताप को नियंत्रित करना। अब हम पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर का थर्ड पॉइंट, संतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें उचित मात्रा में भोजन के सभी घटक उपस्थित रहते हैं, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। मतलब ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हो, उस प्रकार के भोजन को हम संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं। अ डाइट कंटेनिंग प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के सभी कंपोनेंट्स, मैंने आपको 7 टाइप्स के कंपोनेंट्स बताए अभी, वो सभी 7 कंपोनेंट्स फूड के आपके शरीर के लिए आवश्यक है। तो वो 7 एटलीस्ट वो 7 कंपोनेंट्स तो आपके शरीर में रोज़ उचित मात्रा में जाने चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट की, तो वो आपके शरीर में ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि आप केवल कार्बोहाइड्रेट ही कार्बोहाइड्रेट खाते जा रहे हैं। और विटामिन और खनिज लवण के लिए आपको जैसे हरी सब्जियां, ताज़े फल खाने हैं तो वो नहीं आप खा रहे हैं। तो यदि आप हरी सब्जियां और फल नहीं खा रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाएगी, खनिज लवण और विटामिन की कमी हो जाएगी, तो वो भी सही नहीं है। आपको हर पोषक तत्व को, हर न्यूट्रिएंट्स को उचित मात्रा में अपने शरीर में लेना होता है, उसे ही हम संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहते हैं। जैसे बच्चे क्या करते हैं, अक्सर हरी सब्जियों से दूर रहते हैं, दालों से दूर रहते हैं, वो तो केवल मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर दूसरे नाश्ता, कचौरी, समोसे, गुलाब जामुन, जलेबी ये खाना पसंद करते हैं। तो इनमें क्या होता है, या तो शुगर होती है या फैट होता है, वसा होता है। उनमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम हो सकता है और मिनरल्स और खनिज लवण या फिर विटामिन भी कम हो सकते हैं। तो उससे उनको जब जो जिस पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, जैसे खनिज लवण और विटामिन की कमी हो गई, तो उनसे उन्हें कुछ रोग या कुछ बीमारियां हो सकती है। तो आपके शरीर के लिए एक उचित प्रकार से भोजन जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए और वसा भी होना चाहिए उचित मात्रा में। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा वसा कि आप आपको तली हुई चीज़ों का बहुत पसंद है, कचौरी, समोसे, तले हुए पापड़, तले हुए पकौड़ी, पूड़ी, यही खाना पसंद करते हैं, इसके अलावा आप दूसरी चीज़ हाथ भी नहीं लगाते हैं, तो वसा ही वसा आपके शरीर में जाता चला जाएगा। और मैंने आपको बताया था कि जब वसा बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर में हो जाता है तो वह हमारे शरीर की त्वचा में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिससे मोटापा आ जाता है, जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। वह भी एक बीमारी है। तो वसा भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है। उसके अलावा आपको खनिज लवण और विटामिन ये भी उचित मात्रा में लेने हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था रुक्षांश और रफेज भी आपको शरीर में लेना ज़रूरी है।
ये हमें ऊर्जा नहीं देते, इससे हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होती है और ये हमारे शरीर में रोगों से नहीं लड़ता, लेकिन ये हमारे शरीर के अपचित भोजन को बाहर निकालने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए आपको रुक्षांश की भी शरीर में बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो रुक्षांश भी आपको लेना है। और जल तो आपको लेना ही है शरीर में, जल तो आपको हर थोड़ी देर में जल शरीर में लेते जाना है, क्योंकि जल के बहुत सारे इम्पोर्टेंट वर्क है हमारे शरीर में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं संतुलित आहार। मीन्स आप यदि एक दिन में हर प्रकार का पोषक तत्व अपनी थाली में रखते हैं, अपने भोजन में रखते हैं, उसे ही हम संतुलित आहार कहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको दाल चावल बहुत पसंद है या चावल बहुत पसंद है तो आप डेली चावल ही चावल खाते जाएं, तो चावल ही चावल से क्या होगा, आपको कार्बोहाइड्रेट तो बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ों की कमी हो जाएगी, ठीक है। यदि आप दाल खाना पसंद नहीं करते हैं मान लो, तो आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा, प्रोटीन की कमी हो जाएगी आपके शरीर में। अब मान लिया कि आपको दाल भी पसंद है, तली हुई चीज़ें भी पसंद है, हरी सब्जियां भी खा लेते हो, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट नहीं खा रहे हो, आपको रोटी खाना पसंद नहीं है, आप दूसरी चीज़ें खा रहे हो, तो फिर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो सकती है। तो कोई भी चीज़ आप भोजन में अपने लेते हैं तो उसे उचित मात्रा में डेली कम से कम 2-3 दिन में एक बार ऐसा भोजन तो लेना ही चाहिए जिसमें आपको सभी न्यूट्रिएंट्स या सभी पोषक तत्व आपके शरीर में जा सके। ताज़े फल भी आपको खाने हैं, हरी सब्जियां भी आपको खानी है, दाल भी आपको खाना है। और अभी क्लास 6 के बच्चों की ये बढ़ती उम्र है, आपके शरीर में वृद्धि हो रही है और आप खेलते हो, कूदते हो, दौड़ते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ाई करते हो, काम भी करते हो, तो आपको एनर्जी या ऊर्जा की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। आपके शरीर की वृद्धि के लिए भी आपको बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और ये समय ऐसा होता है कि आपको बीमारी का भी बहुत खतरा रहता है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ बिना धोए खाली, हवा में भी वायरस है, अभी कोरोना भी फैल रहा है, उसकी वजह से भी आपके शरीर में बीमारी हो सकती है। उसके लिए आपको विटामिन और खनिज लवण की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उनके लिए आपको उचित प्रकार से भोजन लेना बहुत ज़रूरी है। सभी प्रकार का भोजन आपकी थाली में होना चाहिए, जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हो, इसे ही हम संतुलित आहार या बैलेंस्ड डाइट कहते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट टॉपिक इसका, अभावजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीजेस। अभावजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है? अभावजन्य रोग उन्हीं न्यूट्रिएंट से होते हैं जिनमें विटामिन या खनिज लवण की कमी होती है। जब किसी विटामिन या खनिज लवण की कमी हमारी बॉडी में हो जाती है, हम मान लो हरी सब्जियां, दालें या ताज़े फल हैं, दूध नहीं पी रहे हैं और सिर्फ जंक फूड ही खा रहे हैं, जैसे मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, यही खा रहे हैं बस, और ये विटामिन खनिज लवण युक्त खाद्य पदार्थ नहीं ले रहे हैं, तो हमारे शरीर में बीमारी हो जाएगी। जो बीमारी होगी उसे हम अभावजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। यह डेफिशिएंसी डिजीज़ हो सकती है लेक ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर डाइट। हमारी डाइट में यदि विटामिन्स और मिनरल्स की कमी है तो उससे जो डिजीज़ हो जाती है, दिस डिजीज़ इज़ कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़। उसे हम क्या कहते हैं? डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। अब कौन कौन से विटामिन्स होते हैं जिनकी कमी हो जाती है, या कौन कौन से खनिज लवण होते हैं जिनकी कमी हो जाती है? तो हमारे शरीर में मुख्य विटामिन्स हैं A, B, C, D, E और K। ये 5 आपको याद रखना है, 6। ये 6 विटामिन्स आपको याद रखना है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, बहुत ज़्यादा। विटामिन ए, अभी हम आगे वाली टेबल में इन्हें पढ़ेंगे, ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। अभी आप इनके नेम्स याद रख लो। विटामिन ए, बी, सी, डी तो याद रह जाएगा, एफ नहीं होता है। ए, बी, सी, डी, ई तक आप कंटिन्यू रहता है, फिर एफ, जी, एच, आई, जे नहीं होता है, उसके बाद सीधे के होता है। तो 5 तक तो आपको कंटिन्यू याद रखना है, ए, बी, सी, डी, ई, और उसके बाद के।
ये विटामिन के भी होता है, एक विटामिन एच भी होता है लेकिन अभी आपके कोर्स में नहीं, ठीक है ना। तो विटामिन आपको 5 और के याद रखना है, मतलब टोटल 6 है, ठीक है। अब इसमें विटामिन बी जो होता है, ये विटामिन बी भी कई टाइप का होता है, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B6 भी होता है, B12 भी होता है। तो ये जो विटामिन बी को भी हमने कई टाइप में डिवाइड किया हुआ है, और इन सभी विटामिन्स को बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स में सभी टाइप के विटामिन्स आ जाते हैं। यदि हमें कहना है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि B1 भी है, B2 भी है, B3 भी है, B6 भी है, B12 भी है, ठीक है ना। तो लेकिन अभी बी कॉम्प्लेक्स आपके कोर्स में अभी नहीं है, नेक्स्ट क्लासेस में आएगा। सिर्फ आपको मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स आपकी बुक में दिया हुआ है, तो आपको ध्यान रख लेना है कि बी कॉम्प्लेक्स क्या है। बी के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। अब ये जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन ए की कमी से हमें डिजीज़ होती है, उसी तरीके से खनिज लवण की कमी से भी हमें डिजीज़ होती है। खनिज लवण में होते हैं कैल्शियम, लौह और आयोडीन। ये तीन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी बुक में दे रखे हैं। पोटेशियम और फास्फोरस भी होते हैं, जो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। अब कैल्शियम, लौह और आयोडीन, यदि इनकी कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो उनसे भी हमें डिजीज़ हो जाती है, जिसे हम अभावजन्य रोग या डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि डेफिशिएंसी डिजीजेस किन की कमी से होती है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको क्या बताना है? विटामिन और खनिज लवण की कमी से होती है। विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? तो 3 इम्पोर्टेंट होते हैं, कैल्शियम, आयरन, लौह को हम आयरन भी कहते हैं, और आयोडीन। उसके अलावा पोटेशियम और फास्फोरस भी होते हैं, और भी होते हैं, सोडियम भी होते हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ ये 3 ही याद रखना है, कैल्शियम, लौह और आयोडीन। कैल्शियम, आयरन और आयोडीन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि इनकी कमी से हम ये पढ़ेंगे ABCD और कैल्शियम, लौह, आयोडीन की कमी से हमें कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है। ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट टेबल है, लास्ट सारणी है, जो आपको बनानी है अपने रजिस्टर में। और इसमें पहले इसके 4 कॉलम बनाने हैं। बुक में 3 ही कॉलम्स दे रखे हैं, 1, 2, 3, लेकिन आपको 4 बनाने हैं। चौथा जो है वो उसको उस तरफ बनाना है अपने रजिस्टर में, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है और उस रोग के क्या लक्षण होते हैं। मीन्स कौन से विटामिन की कमी से डेफिशिएंसी डिजीज़ कौन सी हो जाती है और उसके क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे विटामिन ए, मान लो आप रोज़ खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन वो भोजन नहीं कर रहे हैं जिसमें विटामिन ए होता है। यदि वो भोजन आप नहीं कर रहे हैं तो आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाएगी। विटामिन ए की कमी होने से सीधे आपकी आंखों पर इफेक्ट होगा, आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, आपको दिखना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और इसमें एक डिजीज़ और है, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। इस डिज़ीज़ में, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसमें हमें रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता, वो डिज़ीज़ हो जाती है, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है यदि हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है। इसके क्या लक्षण है? आंखों का कमज़ोर हो जाना, पुअर विज़न मीन्स कम दिखाई देना, ठीक है। ऐसे ही विटामिन B1, मैंने आपको बताया था कि विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, B1 भी होता है, B2 भी होता है, B3 भी होता है, B6, B12, लेकिन अभी हम सिर्फ B1 के बारे में पढ़ रहे हैं। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग हो जाता है, एक बेरी नाम की डिजीज़ होती है। इस डिजीज़ में हमारी मसल्स, हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है। ये जो मांस है हमारे शरीर का, ये कमज़ोर हो जाता है, और इतना कमज़ोर हो जाता है कि हमें चलने फिरने की शक्ति नहीं रहती, हमें एनर्जी की, ऊर्जा की कमी हो जाती है। इस डिजीज़ में बेरी में मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती है, एनर्जी की कमी हो जाती है।
तीसरा है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से यदि हम ऐसे भोजन नहीं ले रहे हैं जिनमें विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, स्कर्वी डिजीज़ हो जाती है। उस डिजीज़ में हमारे मसूड़ों से खून निकलना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग ऑफ गम्स, गम्स मीन्स ये जो दांतों के आसपास जो मसूड़े होते हैं, उन मसूड़ों से खून निकलता है, क्योंकि ये मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं और इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि जब आप कुछ खाते हो तो खाने के साथ उनमें प्रेशर, उनमें दबाव पड़ता है, वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि उनमें से फिर खून निकलने लग जाता है। इसीलिए विटामिन सी आपके शरीर में होना ज़रूरी है। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपैरिजन में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा हमारे शरीर में कम आवश्यक होती है, लेकिन आवश्यकता ज़रूर होती है। भले ही वो कम मात्रा में हो हमारे शरीर में, लेकिन होना ज़रूर चाहिए। यदि वो हमारे शरीर में नहीं होंगे तो ये हमें डिजीज़ हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स नाम की डिजीज़ हो जाती है जिसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, और इतनी कमज़ोर हो जाती है, यदि मान लो आपके पैर की हड्डी कमज़ोर हो गई और फिर भी आप चल रहे हो, तो वो हड्डी कमज़ोर होकर मुड़ जाएगी, और जब वो मुड़ जाएगी तो आप नहीं चल पाओगे। ऐसे ही आप हाथ है, आपके हाथ की हड्डी कमज़ोर हो गई, आपने कोई चीज़ उठाई तो वो हड्डी इतनी कमज़ोर हो गई कि वो मुड़ गई, और जब वो मुड़ जाएगी तो सीधी होना बहुत मुश्किल होता है। तो ये डिज़ीज़ जो होती है बहुत ख़तरनाक होती है, अक्सर बच्चों में हो जाती है ये डिज़ीज़। तो हड्डियों का कमज़ोर हो जाना और मुड़ जाना, इसलिए ये डिज़ीज़ ना हो, इसके लिए आपको विटामिन डी आपके शरीर में भरपूर अमाउंट में होना चाहिए। अब ये डिजीज़ हमें ना हो, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए? यदि आपको लगता है हमारी आंखें कमज़ोर हो रही है, या हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं, हमारे दांतों में से मसूड़ों से खून निकलता है, या हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, तो आपको उन भोजन को अपने डेली डाइट में लेना ज़रूरी है। वो भोजन कौन कौन से हैं? जैसे मान लो विटामिन ए की कमी हो रही है, तो आप गाजर ज़्यादा अमाउंट में खाना शुरू कर दें। आपको गाजर में बहुत ज़्यादा विटामिन ए होता है। गाजर, आम, पपीता, दूध और एक मछली का तेल, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये तो आप खा ही सकते हो। दूध तो आपको पीना ही है, सभी बच्चों को दूध तो डेली पीना है, क्योंकि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, उसमें सब कुछ होता है सिवाय विटामिन सी और डाइटरी फाइबर्स के। मीन्स आहारी रेशे नहीं होते, विटामिन सी नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। तो दूध, पपीता, आम, गाजर में विटामिन ए भरपूर अमाउंट में होता है, इसलिए आपको ये खाना चाहिए। विटामिन बी, मान लो आपको बेरी डिजीज़ या मांसपेशियां कमज़ोर होती दिखाई दे, आपको थकान महसूस हो, आपको कमज़ोरी महसूस हो, तो उसके लिए आपको गेहूं की रोटी या रोटी चावल ज़्यादा खाने चाहिए। यकृत उन नॉन वेजिटेरियन के लिए है जो किसी एनिमल को का मांस खाते हैं, जो मछली का लीवर या फिश लीवर खाते हैं, वो लोग इस यकृत को खा सकते हैं, मछली के यकृत को, लेकिन गेहूं चावल अपन खा सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी B1 की कमी को पूरी करने के लिए आप गेहूं चावल खा सकते हैं। विटामिन सी की कमी, विटामिन सी की कमी से जो स्कर्वी रोग हो रहा है, जो आपके मसूड़ों से यदि खून निकल रहा है, तो आपको अपने भोजन में खट्टे फल ज़्यादा खाने चाहिए, जैसे नींबू, आंवला, और ना हो उससे पहले ही हमें ये सब चीज़ें खानी चाहिए। डेली के बैलेंस्ड डाइट के रूप में हमें थोड़ा थोड़ा सब लेना चाहिए। नींबू, आंवला, हरी मिर्च में विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में होता है, तो हरी मिर्च भी आप आराम से खा सकते हो। अमरूद, संतरा और टमाटर, इनसे भी हमें विटामिन सी भरपूर अमाउंट में, प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स डिजीज़ हो जाती है, जिसमें हमारी हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती है। उसके लिए हमें दूध पीना चाहिए। विटामिन डी हमें दूध से मिलता है, मछली से मिलता है, अंडे से मिलता है, और सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। हमारा एक अकेला विटामिन है जो हमारे शरीर में बनता है, बाकी सारे विटामिन हमें बाहर से भोजन के द्वारा अंदर आए जाते हैं या अंदर ग्रहण किए जाते हैं, लेकिन
एक विटामिन डी एक अकेला है जो हमारे शरीर में बन सकता है, खुद बनता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो इसीलिए थोड़ी देर हमें धूप में भी बैठना चाहिए या बच्चों को धूप में खेलना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी का एक इम्पोर्टेंट फंक्शन है। विटामिन डी जो हम कैल्शियम, जब मैं आगे पढ़ाऊँगी खनिज लवण, उस कैल्शियम का उपयोग विटामिन डी से ही होता है। विटामिन डी ही कैल्शियम के पाचन को पूरा करता है। यदि कैल्शियम तो हम ले रहे हैं, कैल्शियम हम दूध के फॉर्म में ले रहे हैं, भोजन के रूप में हम कैल्शियम ले रहे हैं, और लेकिन विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो क्या होगा, उस कैल्शियम का पाचन नहीं होगा शरीर में। ठीक है, तो विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब हम पढ़ेंगे खनिज लवण की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ खनिज लवण हैं जिनके शरीर में कमी हो जाने से कुछ रोग हो जाते हैं और उन रोगों के ये लक्षण होते हैं। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम की यदि हमारे शरीर में कमी हो जाएगी, कैल्शियम हमें सबसे ज़्यादा दूध से मिलता है और दूध ही बच्चे नहीं पीते हैं, तो दूध की कमी से कैल्शियम की कमी हो जाएगी, और कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हड्डियों व दांतों का कमज़ोर हो जाना, उनकी हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाएंगे, और इनके लक्षण भी यही हैं कि हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाएंगे। ठीक है, बोन्स एंड टीथ बिकम्स वीक। ऐसे ही फास्फोरस है, जो कार्य कैल्शियम का है वही फास्फोरस का है। फास्फोरस और कैल्शियम दोनों मिलकर के हमारे हड्डी और टीथ बनाते हैं, हमारी बोन्स और टीथ बनाते हैं, हमारी हड्डियाँ। आपकी बुक में अस्थियाँ दिया हुआ है, अस्थियों का मतलब हड्डियाँ ही होता है। ठीक है, तो हड्डियाँ और दांत हमारे जो सबसे ज़्यादा कठोर होते हैं हमारे शरीर के, वो सबसे कठोर पदार्थ इन दोनों से मिलकर बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से बने हुए होते हैं। और यदि इन्हीं की कमी हो जाएगी तो हमारे ये कठोर पदार्थ जिनकी वजह से हम खड़े हैं, ये हमारे कठोर अंग हड्डियाँ और ये सबसे कठोर अंग दांत, जिससे कि हम भोजन को काटने और चबाने का काम करते हैं, यदि ये कमज़ोर हो जाएंगे तो ना तो हम खड़े हो पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, ना चल पाएंगे, और ना ही हम खाना खा पाएंगे इन दांतों के कमज़ोर होने की वजह से। इसीलिए ये दांत और हड्डियाँ कमज़ोर ना हो, उसके लिए हमें हमारे भोजन में कैल्शियम और फास्फोरस लेना आवश्यक है। ठीक है, और वो हमें मिलेगा, कैल्शियम और फास्फोरस हमें मिलता है दूध, अंडा, मांस और मछली से तो हमें कैल्शियम मिलता है। तो जो हम वेजिटेरियन हैं उनको तो हमारे पास ऑप्शन दूध ही रह गया है, तो दूध पीना ज़रूरी है, और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी बढ़ती उम्र रहती है, हड्डियाँ भी बढ़ती हैं और दांत भी उनके आते हैं, बढ़ते हैं, नंबर ऑफ़ टीथ उनके बढ़ते हैं, इसलिए उनके लिए मिल्क तो कंपलसरी है। ऐसे ही फास्फोरस की कमी को दूर किया जा सकता है दूध से, केले से। केले में बहुत ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस होता है, इसलिए केला खाना चाहिए। हरी मिर्च में भी हमने पहले देखा था विटामिन सी होता है, विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, उसके साथ फास्फोरस भी होता है, फास्फोरस भी उतना ही अमाउंट में होता है, इसलिए हमें हरी मिर्च से फास्फोरस मिल सकता है। उसके अलावा गेहूँ और चावल से भी फास्फोरस मिलता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आयोडीन। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, घेंगा या गोइटर। यहाँ पर ये जो यहाँ पर एक ग्लैंड्स होती है, इसकी कमी से गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना, यहाँ पर ग्रंथि होती है जो फूल जाती है, वो इसकी कमी से, आयोडीन की कमी से वो ग्रंथि, वो ग्लैंड फूल जाती है, जिससे ये गला इतना बड़ा हो जाता है। कभी आपने किसी चित्र में या किसी व्यक्ति को देखा हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह वो ग्रंथि यहाँ पर फूल जाती है, भारीपन सा हो जाता है। ये एक बीमारी है जिसे हम घेंगा या गोइटर कहते हैं, इसलिए आयोडीन की कमी नहीं होने देना चाहिए। आजकल नमक में आयोडीन मिलाकर बेचा जा रहा है, क्योंकि नमक का फॉर्मूला तो सोडियम क्लोराइड है, उसमें आयोडीन मिलाते हैं। इसके अलावा हमें आयोडीन मिलता है पालक से, अदरक से, मछली, समुद्री भोजन मतलब समुद्री जीव, जैसे लोग कोई समुद्री जीवों को खाते हैं, केकड़ों को भी खाते हैं, या समुद्र में जो जानवर होते हैं उनको पका करके खाते हैं, कई लोग खाते हैं। चीन में अक्सर लोग समुद्री भोजन ही करते हैं, तो वो समुद्री भोजन से उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन मिलता है, क्योंकि वो जो समुद्री जीव होते हैं वो खुद भी तो पानी में आयोडीन को लेते रहते हैं, तो उनमें आयोडीन इकट्ठा हो जाता है, फिर लोग उन्हें मारकर पकाकर खा लेते हैं, तो वो आयोडीन उनके लोगों के शरीर में चला जाता है, इससे उनके आयोडीन की पूर्ति हो जाती है।
नमक में आजकल आयोडीन मिलाकर बेचा जा रहा है, तो नमक से भी हमें आयोडीन मिल जाता है। और आयोडीन नमक क्या होता है, हमें समुद्र से ही मिलता है, तो समुद्रों से जो नमक मिलता है उसमें कुछ अमाउंट में आयोडीन आ जाता है। अब आ जाओ लोह या लोहे। लोहा भी एक एलिमेंट भी है, लेकिन ये एक हमारे लिए आवश्यक तत्व है। आप कहोगे लोहा तो इतना कठोर होता है, तो फिर हमारे शरीर में कैसे जाता होगा। लोहा बहुत लेस अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में, बहुत बारीक फॉर्म में, जिसका एटम हमें दिखाई नहीं देता है, उस फॉर्म में हमारे शरीर में जाता है। और यदि इसकी कमी हो जाती है तो एनीमिया या अरक्तता नामक रोग हो जाता है। एक्चुअली लोहा हमारे बॉडी के जो ब्लड होता है, रक्त होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है। हीमोग्लोबिन इस हीमोग्लोबिन बनता ही लोह की प्रेजेंस से है, मतलब लोह से ही हीमोग्लोबिन बनता है, और वो लाल कलर का होता है, और इसकी वजह से ही ब्लड का रंग भी लाल होता है, हमारे रक्त का, खून का रंग भी लाल होता है। यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो ब्लड की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी, और रक्त की कमी हो जाएगी तो हमें शरीर में कमजोरी महसूस होगी, ऊर्जा की कमी महसूस होगी, चलने फिरने, दौड़ने, हंसने, खाने, बोलने में हमें बहुत कमजोरी महसूस होगी। इसलिए लोहे की कमी को दूर किया जा सकता है पालक खाकर, सेब खाकर, और जो लोग मछली खाते हैं वो लोग मछली का लीवर, फिश लीवर को खा सकते हैं, तो उसमें यकृत में, लीवर में अधिक मात्रा में लोहा इकट्ठा रहता है। उसकी जो मछली होती है उसकी लीवर में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोहा होता है, आयरन होता है, जिसे लोग खा लेते हैं तो उससे उनके शरीर में पहुंच जाता है। जिस तरह समुद्री भोजन से आयोडीन लोगों के शरीर में पहुंच रहा है जब वो उसे पकाकर खाते हैं, उसी तरह से जब फिश को लोग खाते हैं, इंसान खाते हैं, तो वो यकृत को खाते हैं, और यकृत उनकी बॉडी से इंसान की बॉडी में चला जाता है, जिसमें आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो ये वो खनिज लवण है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन और लोह, जिनकी कमी से ये बीमारियां हो जाती हैं, और इन बीमारियों के ये लक्षण होते हैं। और इन बीमारियों को दूर करने के लिए हम इन खाद्य पदार्थों को खा सकते हैं। इन खाद्य पदार्थों को खाकर हम इनकी कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर की ये लास्ट सारणी थी जो हमने पढ़ी, जिसे आप लोगों को सबको बना लेना है अपने रजिस्टर में। ये केवल आपको 3 सारणी ही बनानी है, 3 क्रियाकलाप ही करने हैं, और आपको इस चैप्टर में मैंने आपको 7 घटक बताए हैं। उन 7 घटकों को, उन 7 कंपोनेंट्स को, फूड के 7 कंपोनेंट्स को याद रखना है कि कौन से ऊर्जा देने वाले हैं, कौन से बॉडी बिल्डिंग है, और कौन से शरीर में रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वो हमने 7 पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रुक्षांश और जल। उनके बारे में हमने पढ़ा कि उनके कौन कौन से स्रोत हैं, किनसे हमें वो प्राप्त होते हैं। इस तरह आज हमने चैप्टर पूरा पढ़ा है। इस वीडियो का आप 2-3 बार और देख लेना, जिससे आपको ये चैप्टर पूरा याद हो जाएगा, और इसके नोट्स आपको रजिस्टर में बनाकर तैयार रखने हैं। ठीक है, आगे समझ में